देखिए इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं? जब कोई रिएक्शन जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन दोनों तरफ हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है और बैक डायरेक्शन में भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है बाबू ना, जैसे एक ऐसा कंडीशन जिसमें कि रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बने, ये दोनों एक साथ हो लेकिन पता न चले, इसी को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। जैसे हम बताए हैं, हम आपको बताए भी थे पहले कि जैसे -2 डिग्री है तो -2 डिग्री पे तो बर्फ़ है और 2 डिग्री पे पानी है, लेकिन एक जीरो ऐसा कंडीशन है, अब जैसे -2 डिग्री पे आपका बर्फ़ है और उसको पानी में कन्वर्ट करना है, तो लोग कहेंगे यार 0 डिग्री पे ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बर्फ़ जो है ये पानी हो जाएगा। और अगर 2 डिग्री पे है तो लोग कहेंगे कि अरे यार इसको 0 डिग्री पे ले जाओगे तो ये बर्फ़ हो जाएगा। तो 0 डिग्री पे तो बर्फ़ पानी है, पानी बर्फ़ है, तो 0 डिग्री एक ऐसा कंडीशन है जिसपे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चलेगा, मतलब बर्फ़ पानी भी बनेगा और पानी बर्फ़ भी बनेगा, दोनों रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, इसी को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इस चैप्टर में हमको इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ही सॉरी हमने आपको गलत बताया, इरिवर्सिबल रिएक्शन बोल रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। इरिवर्सिबल के बारे में नहीं पढ़ना है आपको, रिवर्सिबल का मतलब दोनों तरफ से रिएक्शन चलेगा, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। यूजली टेक प्लेस एट स्लो वेलोसिटी, सबसे पहली बात कि ये धीमी वेलोसिटी से होता है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आर डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। पूरी बात बताई जाएगी एकदम देसी भाषा में, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए सबसे पहली बात कंसंट्रेशन क्या होता है, बच्चे कहते हैं कंसंट्रेशन केमिस्ट्री का भाषा है, कंसंट्रेशन है क्या? कंसंट्रेशन का मतलब था अमाउंट, जैसे 1 किलो सेव है, पाव भर आउट डाल दिए तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब सेव की मात्रा बढ़ गई, सेव की क्वांटिटी बढ़ गई, अमाउंट बढ़ गया, ठीक है, इसको कंट्रेशन कहते हैं। टेम्परेचर प्रेशर आप जानते ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये एकदम स्लो वेलोसिटी से होगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो इसकी वेलोसिटी है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स जब हो रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा, स्लो वेलोसिटी। और ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इसके कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, ठीक है। इट इज स्टार्टेड इन एनी डायरेक्शन, आप जानते हैं कि ये दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इट कैन बी बोथ टाइप, फिजिकल एज वेल एज केमिकल, और ये फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस में रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्लियर है। फिर क्या है? इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में हम इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, इक्विलिब्रियम है क्या। देखिए इक्विलिब्रियम होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है, सिंपल लैंग्वेज है, आपको सब समझ में आएगा, हम समझा रहे हैं, जो समझा रहे हैं वही लिखा है, ठीक है। लिखा है जैसे ये एक रिएक्शन है A प्लस बी, ये दोनों तरफ रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है C प्लस डी। अच्छा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में क्या, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जैसे ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने लगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट धीरे धीरे बनेगा, तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो उस समय रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा रहेगी v1, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की जो वेलोसिटी है वो कम रहेगी, मतलब v2 कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे इधर की खपत ज़्यादा होगी तो इधर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो इधर का जो रिएक्शन है मतलब v2 तेज हो जाएगा और v1 कम हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब v1 और v2 बराबर हो जाएगा, और जिस समय v1 और v2 बराबर होता है दोनों तरफ की वेलोसिटी, उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं, पहली बात। अच्छा, कई बच्चे भ्रमित रहते हैं कि सर ये v वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को रेट भी बोला जाता है, आप वेलोसिटी की जगह रेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल स्टेट, अब देखिए हम इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम दो टाइप में पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल, ठीक है।
तो यहाँ पे हम पहले फिजिकल पढ़ने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम हम सबसे पहले आपको पढ़ा रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम 10 लेक्चर के बाद आएगा। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाने से पहले थोड़ा सा फिजिकल इक्विलिब्रियम की यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, मतलब जब सॉलिड से लिक्विड। ठीक है, फिर यहाँ देखिए फिजिकल स्टेट में सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। देखिए सॉलिड क्या है? H2O। H2O को सॉलिड स्टेट में रखा गया है, मतलब आप जानते हैं बर्फ स्टेट में। और ये लिक्विड, जब दोनों तरफ की वेलोसिटी बराबर हो गई तो ये क्या हो जाएगा? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये कंडीशन पूरा आइसोलेटेड सिस्टम में होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब पूरा पैक, मतलब टेम्परेचर अंदर से बाहर ना हो। ठीक है, देखिए ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एग्जांपल दिया गया, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ आइस है, यहाँ वाटर है नीचे, और दोनों का V1 V2 बराबर हो जाएगा। और ये बराबर V1 V2 कब हो जाएगा? जब दोनों का लेयर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, मतलब यहाँ H2O लिक्विड में है और H2O यहाँ पे गैस में, मतलब वेपर फॉर्म में, दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। और ये कैसे होगा? जैसे यहाँ पे देखिए ये एक बीकर है, यहाँ पे वाटर रखा गया है और ऊपर क्या है? वेपर है। दोनों की वेलोसिटी V1 V2 बराबर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक दाब मापी रखा गया है, मैनोमीटर, जिससे प्रेशर नापा जाता है। तो यहाँ पे इसमें जो है लेयर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, मतलब इनकी वेलोसिटी इक्वल है। यहाँ पे थर्ड कंडीशन में क्या है? सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखिए I2 को सॉलिड स्टेट में लिया गया और I2 को गैस की स्टेट में लिया गया है। ठीक है, तो सॉलिड और गैस का जो वेलोसिटी है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए I2 सॉलिड में है और यहाँ पे देखिए I2 गैस फॉर्म में है, दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो गया। और यहाँ पे ये इससे मतलब पता चलता है कि यहाँ पर जो कलर है, यहाँ पर जो कलर है, ये कलर नीला होने लगता है। ठीक है, ये कलर नीला होने लगेगा, जिससे कि नीला होते होते दोनों की कलर स्थिर हो जाएगी। और जहाँ पे दोनों का कलर एक जैसा नीला स्थिर हो जाएगा, वहीं पे V1 और V2 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे, फिर यहाँ पर देखिए चौथा है डिजॉल्व सॉलिड इन लिक्विड। जब सॉलिड को लिक्विड में हम करते हैं, जैसे हम शुगर को पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए ये शुगर है और ये पानी है, ये डिजॉल्व हो गया। तो अगर जब दोनों तरफ ऐसा रिएक्शन हो कि V1 और V2 की वेलोसिटी इक्वल हो जाए, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, डिजॉल्विंग गैस इन लिक्विड। देखिए इस चैप्टर में मेन रूप से आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, आयनिक। ठीक है, ये बस जानने के लिए, इसमें से क्वेश्चन उतनी ज़्यादा आता नहीं है। डिजॉल्विंग गैस इन लिक्विड, देखिए डिजॉल्विंग गैस इन लिक्विड, देखिए हम CO2 गैस के फॉर्म में लिए हैं और CO2 जो है एक्वस लिक्विड के फॉर्म में लिए हैं। तो वहाँ पे V1 और V2 की क्या हो गई? वेलोसिटी इक्वल हो गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वाटर लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे CO2 गैस के फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पे जब दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में हो जाएगा। आगे देखिए, फिर आगे क्या है? आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन द इक्विलिब्रियम देयर इज ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम कुल मिला जुला के फिजिकल इक्विलिब्रियम कब स्थापित हो जाता है? जब एनर्जी का ट्रांसफर रुक जाता है दोनों तरफ से, वहीं पे इक्विलिब्रियम आ जाता है, मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? सबसे पहली बात कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। वेलोसिटी ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन सेम। वेलोसिटी क्या होता है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का क्या होता है? सेम हो जाता है। ठीक है, दिस केस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट गेट स्टेबल। और इस केस में जो कंसंट्रेशन है, देखिए जब इक्विलिब्रियम हो जाता है ना, तो दोनों तरफ का अमाउंट क्वांटिटी बराबर हो जाता है।
मतलब दोनों तरफ का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, मतलब स्टेबल हो जाता है। ठीक है, उसी उसी केस को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। मतलब जब इक्विलिब्रियम होगा तो दोनों तरफ का कंसंट्रेशन जो है वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आप जानते हैं कि V1 बराबर V2 हो जाता है। ठीक है, और वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, देख लीजिए। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर पे। ठीक है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हमने क्या होता है बता दिया है। अच्छा, एक होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट ये होता है कि अगर आप उसको किसी भी रिएक्शन में डाल देते हैं, मिला देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कंसंट्रेशन करे सॉरी इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता है और इक्विलिब्रियम जल्दी प्राप्त हो जाता है। जैसे आपको किसी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जल्दी प्राप्त करना है तो आप उसमें जो है कैटलिस्ट को ऐड कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम आपका जल्दी मिल जाएगा, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम के केस में जो चेंज इन गिब्स एनर्जी है जिसको आप पढ़े हैं डेल्टा जी, वो जीरो रहता है। क्या होता है, जीरो रहता है। ठीक है, और जब केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाता है, जब केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाता है तो उस केस में जो डेंसिटी है, टेम्परेचर है और प्रेशर है और कंसंट्रेशन है और कलर है, वो सब क्या हो जाते हैं, वो सब चेंज नहीं होती हैं, वो सब स्टेबल हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है उनके जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट, वो सेम होता है। देखिए दोनों क्या है, गैस गैस, तो ये भी गैस है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस की तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो फिजिकल स्टेट है वो अलग होता है। देखिए सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आपका मेन शुरू होता है, इक्विलिब्रियम का पार्ट यहाँ से मेन शुरू हो गया। ठीक है, देखिए एक्टिव मास क्या होता है। ठीक है, देखिए एक्टिव मास को हम सीधे शब्दों में कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन को ही हम एक्टिव मास कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें जान रहे हो कि आप कोई चीज़ मिला रहे हो, तो सीधा मतलब है कि उसके 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट हैं। ठीक है, कितना मोल ऐड किया गया है किसी चीज का, इसी को उस चीज का एक्टिव मास कहते हैं, उस सब्सटेंस का। ठीक है, तो वही करा है, द नंबर ऑफ द मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉल्यूशन रिएक्शन। मतलब किसी सॉल्यूशन रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस का जो नंबर ऑफ मोल है 1 लीटर में, उसी को क्या कहेंगे, एक्टिव मास, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, तो एक्टिव मास कुल मिला जुला के क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। देखिए बार बार पूरे चैप्टर में आएगा अंत तक, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, इसे एकदम रट लो। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ठीक है, जहां मोल पर लीटर रहेगा आप समझ जाएगा कि एक्टिव मास है, मतलब कंसंट्रेशन है। ठीक है, आगे देखिए लॉ ऑफ मास ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, देखिए जैसे हम ये कोई रिएक्शन लिए A+B और बना CD। देखिए ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है,
ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है मतलब वेलोसिटी, द रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल होता है। देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम बाद में निकालेंगे, पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन का जब रेट हम निकालेंगे तो हम उसके अलग अलग रिएक्टेंट्स का पहले रेट निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, मतलब ए का हम रेट निकालेंगे। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन ए है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके कंसंट्रेशन के। उसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन बी जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके कंसंट्रेशन बी के। तो अब कुल मिला जुला के रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। और इसी रूल को कहते हैं लॉ ऑफ मास प्रोपोर्शनलिटी। देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एनी मैटर इज प्रोपोर्शनल, द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मास, and the rate of the reaction is proportional to the product of the active mass of the reactants। देखिए अब जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के प्रोडक्ट की, यही करा है, ठीक है। तो इससे हमें मिला क्या, हम रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन को आरएफ करेंगे, प्रोपोर्शनल है देखिए इन दोनों के प्रोडक्ट की। ऐसे में रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे इक्वल कर दिए और ये क्या हो जाएगा के एफ, ठीक है। के एफ क्या है, के एफ जो है इसको कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट लगा दिए और ए बी हो गया। और इसी तरह हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालेंगे, के बी सी डी, दोनों के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। यहाँ पे के एफ और के बी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा हमने बताया कि जो रेट होता है उसी को वेलोसिटी कहते हैं, बताया है ना। तो इसका मतलब कि जब वेलोसिटी दोनों तरफ का बराबर हो जाएगा मतलब वो इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। तो देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहीं पे क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। आगे देखिए, आगे कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, जिसको हम कहते हैं के सी इक्विलिब्रियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर का। के सी किसे कहते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, हम इस रिएक्शन में मोल को ए का मोल 1 ले रहे थे, बी का मोल 1 ले रहे थे, सी का डी का 1 ले रहे थे। यहाँ पे मान लीजिए ए का मोल स्मॉल ए है, कैपिटल बी का मोल स्मॉल बी है, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन है। फिर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालेंगे, आर एफ इज इक्वल टू के एफ, और इसका जो कंसंट्रेशन है इसका मोल इसके पावर में चला जाता है, ठीक है। उसी तरह आर बी निकाले, के बी इसके मोल का पावर इसमें चला गया, ठीक है। और आप जानते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आर एफ बराबर आर बी, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा तो अब देखिए, अब हम के एफ और के बी का जो रेशियो है, के एफ और के बी का जब रेशियो निकालेंगे तो उसी को के सी कहते हैं, मतलब के सी इज इक्वल टू के एफ बाई के बी। और ये देखिए ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। अच्छा तो मिला क्या, सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ दिस, द रेशियो ऑफ velocity constant of forward reaction kf and velocity constant of backward reaction kb, ठीक है। अच्छा एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल है कह देगा कि इसका केसी निकालिए। केसी निकालने क्या करें, देखिए इसका कंसंट्रेशन के पावर में, देखिए यहाँ पे गया है ना, यहाँ पे क्या है केसी, क्या है केसी, क्या है इस पहले इस प्रोडक्ट का जो सी है उसका मोल ऊपर चला गया है इसके कंसंट्रेशन में, इसके कंसंट्रेशन में इसका मोल ऊपर चला गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे 2NH3 है तो NH3 के पावर में 2, N2 क्या है 1 है तो 1 H2 3 है तो ये हो जाएगा। तो इससे हम क्या निकालेंगे, केसी निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह केपी होता है, केपी हम प्रेशर के केस में लेते हैं, ठीक है। और ये हमेशा गैस फॉर्म में रहेगा, जैसे ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये जी के फॉर्म में मतलब गैसेज स्टेट में है, तो इसका केसी तो ये होगा क्योंकि 1 मोल है इसलिए पावर 1 है।
लेकिन केपी क्या हो जाएगा, केपी हो जाएगा पीसी, प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी, प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, ये हो जाएगा केपी। अच्छा, आगे देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, इसके लिए कह देगा कि केपी और केसी निकालिए। तो केसी तो आप देख रहे हैं कैसे निकलेगा, और केपी कैसे निकलेगा, देखिए प्रेशर ऑफ सी, लेकिन यहाँ पे देखिए सी पर स्मॉल सी मोल है, तो देखिए इसके पावर में सी चला गया। प्रेशर ऑफ कैपिटल डी, स्मॉल डी इसमें मोल है, तो इसके पावर में डी चला गया। जैसे इसके कंसंट्रेशन के पावर में मोल जा रहा था। ठीक है, अब केपी और केसी का रिलेशन क्या होगा, देखिए मैंने इक्वेशन लिया है, ये केसी लिखा है, ये इसका केपी है। ठीक है, अच्छा, अब आप जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी। हमने पी की वैल्यू एन बाई बी आर टी लिख दिया है। ठीक है, और आप जानते हैं मैंने पीवी बराबर एनआरटी से पी एन बाई बी, हम आपको पहले ही बताए थे, एन बाई बी नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, ये क्या होता है कंसंट्रेशन, पी बराबर सी आर टी। ठीक है, इसका मतलब कि जो आर टी की पावर में है, देखिए आर टी है, आर टी के पावर में ये सी गया है, सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो इसको मोल के रूप में लिया गया है, मोल यहाँ एम लिखा गया है। देखिए अब ये समझ में आएगा इधर, जैसे देखिए हमें करना क्या है, इसमें हमें ये करना है कि ये केपी है, हमने यहाँ पे केपी लिखा है। ठीक है, केपी की वैल्यू है ये। अब यहाँ पर हम पीसी, पीडी, पीए और पीवी की वैल्यू बारी बारी से भरेंगे इसके अनुसार, इस फार्मूले के अनुसार। अब जैसे देखिए पीसीसी है, तो पीसीसी क्या हो जाएगा, सी का कंसंट्रेशन की पावर में सी, आरटी की पावर में सी। देखिए वही चीज है, देखिए आरटी, देखिए है ना पी, आरटी की पावर में मोल, आरटी की पावर में यहाँ पे मोल लिखा है, मतलब आरटी की पावर में मोल ले जाना है। प्रेशर के केस में आरटी की पावर में मोल ले जाना है, तो वही देखिए लिखा है पीसीसी, तो ये क्या हो जाएगा, आरटी की पावर में देखिए मोल ले गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका सी, देखिए पीडीडी को ऐसे लिखना है, पीएए को ऐसे लिखना है, पीबीबी को ये लिखा गया है। ठीक है, एक बार इधर भी देख लीजिए, देखिए सी आर टी यहाँ लिखा है, मतलब सी कंसंट्रेशन करिए, फिर इनटू में आर टी लगाइए, और इसी आर टी के पावर में मोल को ले जाइए, यही कहना चाह रहा है। देखिए कंसंट्रेशन लगाया गया है, फिर आर टी के पावर में मोल को लिखा गया है, और इन सबों की वैल्यू जाके केपी में भर दिया गया है। ठीक है, तो केपी में भर दिया गया है, तो अब जो सी डी डी का पार्ट है इसको अलग किया गया है, और आर टी वाला पार्ट अलग किया गया है। ठीक है, और ये कुल मिला के आ जाएगा। अब देखिए ये जो ये पोर्शन है इतना, देखिए यही केसी है। ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा, केपी इज इक्वल टू केसी, ये इतना केसी हो जाएगा इंटू आर टी की पावर में सी प्लस डी, आर टी की पावर में ए प्लस बी, मतलब केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर में, देखिए इसको ऊपर ले गए माइनस हो गया है, और इसी को हम कह दिया डेल्टा एन, मतलब कुल मिला के केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर में डेल्टा एन हो गया। कई बच्चे सोचेंगे सर ये डेल्टा एन क्या है, आइए हम आपको बताते हैं, एकदम आसान है ये। जैसे आपको कह देगा कि ये एक इक्वेशन है, इसमें आप केपी और केसी की वैल्यू नहीं निकालना है, केपी ये जो है इक्वेशन, ये केपी और केसी के बीच का रिलेशन बता रहा है, तो इस इक्वेशन में कह देगा केपी और केसी का रिलेशन निकालिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप जानते हैं कि केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर में डेल्टा एन, डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सम बार बार करें, प्रोडक्ट में क्या मोल है 2, रिएक्टेंट्स में क्या मोल है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, मतलब 2, तो 2 माइनस 2 बराबर 0, मतलब डेल्टा एन की जगह 0, मतलब आर टी पावर में 0, मतलब ये 1 हो जाएगा, किसी पावर में 0, मतलब केपी बराबर केसी। यहाँ पे केपी और केसी के बीच का रिलेशन इक्वल का है। देखिए इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, हमें मेन चीज बार डेल्टा एन निकालना है। देखिए इधर 2 मोल है और इधर 4 मोल है, 3 1 4, 2 माइनस 4 बराबर -2, देखिए -2 निकालिए, मतलब केपी इज इक्वल टू केसी अपान आर टी की पावर में, देखिए हमने -2 को नीचे में दे दिया तो आर टी स्क्वायर,
देखिए हम आपको यहाँ पे बता दें कि के सी हो जाएगा RT का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को हम बता देंगे कि जिसमें कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है वह छोटा होता है। जैसे KP में मल्टीप्लाई हो गया RT स्क्वायर का, तो इसका मतलब KP छोटा हो गया और KC बड़ा हो गया, तो ये KC बड़ा हो गया। देखिए ये इक्वेशन है, यहाँ डेल्टा एन आएगा 2 - 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इधर 1 मोल, इधर 1 मोल 2 और इधर 1 है, 2 - 1 1 हो गया। अब देखिए KP बराबर KC RT की पावर में 1, तो देखिए यहाँ पे KC में RT का मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। KC में क्या हुआ है, RT का मल्टीप्लाई हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर रही हैं, ठीक है, इसका मतलब कि अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर रही हैं तो ये वाला जो पोर्शन है वो छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब KC छोटा है KP से, KP बड़ा हो गया। नहीं समझे, ठीक, आगे आइए। देखिए जैसे फोर्स की यूनिट, प्रेशर की यूनिट सबके लिए एक ही होता है ना, लेकिन KP KC में ऐसा नहीं है। KP KC की यूनिट चेंज होती है, तो हर रिएक्शन के लिए अलग अलग यूनिट होता है, सबसे पहली बात, ठीक है। पहले तो आप ये जान जाइए कि जैसे हम यूनिट ऑफ KC लिखेंगे तो हम इस फॉर्म पे रखेंगे, मोल पर लीटर की पावर में डेल्टा एन, यूनिट ऑफ KP ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पावर में डेल्टा एन। जैसे ये रिएक्शन है, इसके लिए हमें क्या निकालना है, यूनिट। सबसे पहले हम डेल्टा एन निकालेंगे, 2 - 1 बराबर 1, तो KC मोल पर लीटर की पावर में 1, तो देखिए मोल पर लीटर KC की यूनिट वही है KP, ATM की पावर में डेल्टा 1, मतलब ATM की पावर में 1 मतलब ATM, ठीक है। जैसे इस रिएक्शन के लिए हमें निकालना है, तो देखिए डेल्टा एन 2 - 2 बराबर 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब KC की यूनिट मोल पर लीटर की पावर में 0, इसका मतलब नो यूनिट, यूनिट लेस हो गया ये। और जब ये यूनिट हो गया तो उसी तरह ATM की पावर में 0, इसका मतलब ये भी यूनिट लेस हो गया, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में देखिए डेल्टा एन की वैल्यू -2 आ गई। अब हम यूनिट ऑफ KC में जब इसको रखें तो इस रिएक्शन के लिए L लीटर -2 आ गया, इस पर मोल पर लीटर की पावर में -2, ठीक है। तो ये देखिए यूनिट ऑफ KC मोल पर लीटर की पावर में -2, मतलब पलट दो, लीटर पर मोल के पावर में 2 हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। तो देखिए पर्टिकुलर, देखिए आपका जो यूनिट है वो चेंज हो गया। अब यूनिट ऑफ KP ATM का और -2, मतलब 1/ATM स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा कि देखिए कह रहा कि हमको KC की वैल्यू निकालनी है, KC की वैल्यू में रिलेशन स्थापित कर रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू में जो रिलेशन है वो निकालना है। देखिए ये रिएक्शन है, हम फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ से यहाँ हो रहा है, देखिए उसके लिए KC की वैल्यू ये है, और बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ से यहाँ हो रहा है। तो बैकवर्ड रिएक्शन जब चलेगा तो देखिए इसके लिए उल्टा हो जाएगा, AB ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इधर से इधर रिएक्शन चल रहा है। तो हम इसके लिए KC डैश कर दे रहे हैं। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन हो गया, KC, आप ध्यान से देखिए तो आपको ये मिलेगा कि KC जो है वो 1/KC डैश हो जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल है, या KC डैश इज इक्वल टू 1/KC सकते हो, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, देखिए जैसे कोई एक क्वेश्चन है कि जैसे ये एक रिएक्शन है, इसमें लिखा है कि KC 100 है, तो KC डैश निकालिए, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट दिया गया है 100, तो कह रहा है कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट निकालिए, कुछ नहीं, तो KC और KC डैश के बीच का फार्मूला ये है रिलेशन का, तो इसे हम KC डैश निकालेंगे तो आएगा 0.01 आंसर, ठीक है। अच्छा, अब कुछ कंडीशन है, छोटी छोटी कंडीशन है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि जब हम रिएक्शन को पलट देते हैं, फ्लिप कर देते हैं, तब KC और KC डैश में क्या संबंध रहेगा। तो अगर हम रिएक्शन को पलट देंगे, मतलब इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, तो वही पहले वाला कंडीशन हो गया कि KC डैश इज इक्वल टू 1/KC, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन, जब हम इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो KC नॉर्मल रिएक्शन पे KC निकालिए, अब इक्वेशन में हम 2 से डिवाइड कर दिए तो उस पर KC डैश निकालिए, तो KC डैश देखिए ये आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप रिलेशन निकालेंगे तो ये पता चलेगा कि जो KC डैश है वो √KC आएगा, ठीक है। उसी तरह
जब हम रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर हम केसी निकाल दिए, ठीक है। अब हम इसी रिएक्शन में देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। इसी रिएक्शन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो है देखिए केसी डैश ये आ गया। इसका मतलब कि केसी डैश जो है वो केसी का स्क्वायर है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करें किसी नंबर से तो केसी डैश इज इक्वल टू एन। जैसे अगर स्क्वायर रूट है तो यहाँ 2, अगर 3 रहेगा तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो केसी डैश केसी की पावर में एन चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे क्या करा है? आगे करा कि यदि हम कोई 2 रिएक्शन को 2 पार्ट में तोड़ दें, जैसे ये रिएक्शन है इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया है, ठीक है। तो अब इन दोनों टूटे हुए पार्टों का इसके केसी से क्या रिलेशन है? देखिए सबसे पहले तो हम बड़े वाले रिएक्शन का जो ओरिजिनल रिएक्शन है उसका केसी निकाल दिए। फिर ये जो 2 छोटे पार्ट में टूटा गया है इसका केसी 1 हो जाएगा, इसका केसी 2 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए कि जो केसी आ रहा है, जब हम KC1 और KC1 और KC2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो KC ही आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे करके दिखाया है आपको, ठीक है, वही KC आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कि फ्लिप पलट के 2 से डिवाइड करने पे क्या होगा? देखिए ये इक्वेशन था, हमने पलट के 2 से डिवाइड किया है तो उस कंडीशन में देखिए KC डैश ये निकल गया। तो उस कंडीशन में यदि आप देखेंगे तो जो KC डैश होगा वो स्क्वायर रूट रहेगा 1/KC की, या आप ऐसे लिख सकते हो KC डैश इज इक्वल टू 1/KC की पावर में 1/2, ठीक है। अच्छा, देखिए आगे क्या है। देखिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हम KP और KC में रिलेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। और हम पढ़ रहे थे कि एक ही रिएक्शन में जब अगर रिएक्शन में कुछ कर दिया जाए, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, या रिएक्शन को फ्लिप कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो उन दोनों कंडीशन में जो KC होगा उनके बीच का क्या रिलेशन होगा। अब हम निकालेंगे KP और KC का फार्मूला, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है, करा वैल्यू ऑफ द KP एंड KC फॉर द रिएक्शन, और हम बता दें कि हर इक्वेशन के लिए KP और KC की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग आता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए KP और KC की क्या निकालेंगे वैल्यू। देखिए ये इक्वेशन है H2 + I2 2HI, तीनों गैस फॉर्म में है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप ये सपोज करिए कि इसका एक, देखिए यहाँ पे इसका 1 मोल है H2 का, और I2 का भी 1 मोल है, और ये दोनों मिलके 2 मोल बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसी वेसल में, हम किसी बर्तन में H2 का A मोल ले रहे हैं और I2 का B मोल ले रहे हैं। अभी वो रिएक्शन हुआ नहीं है, तो जो HI है वो 0 बना है, ठीक है। और यहाँ पे A मोल कैसे है? क्योंकि देखिए यहाँ पे रिएक्शन में H2 का 1 मोल है तो उसी के बराबर I2 का भी 1 मोल है। तो अगर हम इसका A मोल ले रहे हैं तो इसका भी हमें A मोल लेना है, ठीक है। और वो रिएक्शन नहीं हुआ है। मोल इन स्टार्टिंग में क्या मोल होगा जब रिएक्शन ना हो? तो इसका A है, इसका B है, और ये अभी बना नहीं है तो 0 है। जब रिएक्शन हो जाए, मतलब जब रिएक्शन होने लगे, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यदि A मोल में से X पार्ट इसका डिसोसिएट होकर रिएक्शन में भाग लिया है, तो टोटल रिएक्शन में भाग लेने वाले मोल क्या होंगे? A - X। क्योंकि जब हम X पार्ट को रिएक्शन में डिसोसिएट कराएंगे तो यहाँ पे A - X होगा, और यहाँ पे क्या होगा? जो इधर होगा वही इधर होगा, वहाँ पे B - X होगा। और कितना पार्ट रिएक्शन में भाग लिया? X पार्ट, तो यहाँ पे बना क्या? 2 मोल, मतलब 2X बना। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही बच्चों को नहीं समझ में आता है।
यहाँ पे x पार्ट डिसोसिएट हो रहा है और जितना यहाँ पे डिसोसिएट होगा उसी पे यहाँ भी डिसोसिएट होगा और बचा क्या, 2 मोल। तो जितना पार्टिसिपेट किया है मोल, जितना पार्टिसिपेट मोल किया है उतना ही भाग तो केवल रिएक्शन में बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 10 ग्राम है और कोई चीज़ यहाँ पे भी 10 ग्राम है, इसमें से 2 ग्राम और 2 ग्राम रिएक्शन में डिसोसिएट हो गए, तो रिएक्शन में बनेगा कितना, इसका 2 ग्राम और इसका 2 ग्राम। तो वही करा है कि 2x मतलब 2 इंटू 2 ग्राम मतलब 4, वही यहाँ करा है। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब हम केसी के फार्मूला निकालेंगे। केसी आप जानते हैं कि HI, यहाँ 2 मोल था, ऊपर 2 चला जाएगा और यहाँ पे H2I2 नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर मोल कितना है H2 का, A माइनस एक्स, और I2 का मोल B माइनस एक्स, और इसका मोल है 2x। तो देखिए HI के कंसंट्रेशन में हमने मोल कितना था 2x, HI का कितना था 2x बाई वी। HI का कितना है देखिए यहाँ पे 2x बाई वी मोल पर वॉल्यूम। HI 2 बार है तो यहाँ 2x बाई वी इंटू 2x बाई वी। उसी तरह H2 का कितना होगा A माइनस एक्स बाई वी मोल पर वॉल्यूम, और I2 का B माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, यहाँ 2x बाई वी 2 बार इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। अब इसी को सॉल्व करके केसी की वैल्यू आ गई है 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स, ये केसी की वैल्यू है। अब हम केपी और केसी के रिलेशन से केपी की वैल्यू निकालेंगे। आप जानते हैं कि केपी और केसी के बीच का जो रिलेशन है वो है केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर में डेल्टा एन। तो डेल्टा एन इस इक्वेशन के लिए, पर्टिकुलर इस इक्वेशन के लिए, अगर इधर 2 मोल है और इधर भी टोटल 2 मोल है तो डेल्टा एन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आर टी की पावर में 0 मतलब 1, तो केपी बराबर केसी, मतलब अगर केसी की वैल्यू ये आई है तो केपी की वैल्यू यही आएगी। ठीक है, चलिए आगे क्या है। आगे हम कुछ इसको अगर लेना स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कुछ होमवर्क में यहाँ पे हम इक्वेशन दिए गए हैं। ठीक है बाबू, इसको आप थोड़ा करिएगा। ठीक, इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑन इक्विलिब्रियम। देखिए ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इफेक्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे कौन कौन सा फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, इसमें अपने लैंग्वेज में ये पूरा लिखा, जो मैं समझाऊंगा वही लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे लिखता है कि इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, मैं समझा दे रहा हूँ अच्छे से। देखिए जैसे ये इक्वेशन है, यहाँ पे क्यू लगा है, इसका मतलब कि हीट इधर है, तो हीट जब इधर है तो यहाँ पे देखिए किसी भी रिएक्शन की हम सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं। इस पूरे इक्विलिब्रियम फैक्टर को जानने के लिए हम किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी निकालते हैं, और हम बता दें बार बार कि वेलोसिटी को रेट करते हैं। ठीक है, तो जो एक बात जान जाइए कि जिधर वेलोसिटी रहता है उधर ही इक्विलिब्रियम होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिधर वेलोसिटी रहेगा उधर ही इक्विलिब्रियम रहता है, और पूरे इक्वेशन में हमें सबसे पहले यही निकालना है कि वेलोसिटी किधर होगा। हम वेलोसिटी निकाल देंगे तो हमारा पूरा काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जिधर वेलोसिटी उधर इक्विलिब्रियम। अब देखिए इधर क्यू है, यदि कहीं आग लग गया तो सबसे पहले आदमी क्या करेगा, उस आग से दूर भागेगा, उधर भागेगा जिधर आग का प्रभाव कम रहे। तो अगर इधर हीट है
तो ये रिएक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, मतलब इधर की तरफ हीट का जो इफेक्ट है वो कम है। इसका मतलब कि अगर Q इधर है मतलब हीट इधर है, तो इस रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा। देखिए इक्विलिब्रियम डिस्प्लेस होने का मतलब ये है कि इस समय ये इक्वेशन पहले इक्विलिब्रियम में था, लेकिन आपने इधर हीट दे दिया तो अब इक्विलिब्रियम बैलेंस में नहीं है, अब इक्विलिब्रियम इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन की वेलोसिटी जो है वो इधर आ जाएगी। ठीक है। दूसरा करा कि इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। देखिए किसी भी रिएक्शन में जो हम बता रहे हैं इसको दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी रिएक्शन में प्रेशर पर वेलोसिटी इस बात पे डिपेंड करता है कि किधर मोल कम है। देखिए यहाँ पे जो है 2 मोल है और यहाँ पे भी देखिए 2 मोल है, तो पर्टिकुलर इस इक्वेशन में दोनों तरफ मोल इक्वल है, तो इस इक्वेशन में प्रेशर का कोई इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी इक्वेशन में जिधर मोल ज़्यादा रहेगा उधर ही उस रिएक्शन की वेलोसिटी भागेगी, और जिधर रिएक्शन की वेलोसिटी भागेगी उधर ही इक्विलिब्रियम डिस्प्लेस होगा। जैसे मान लीजिए अगर इधर 3 रहता एग्जाम्पल, तो इस रिएक्शन की वेलोसिटी इधर भागती, मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो इधर डिस्प्लेस होता। क्लियर है। लेकिन इस इक्वेशन में पर्टिकुलर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात और कि नहीं, वो बात हम आगे बता देंगे जब वो आएगा तब। आगे है कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी, मात्रा। जैसे हम मान लीजिए कोई भी चीज, जैसे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये इक्वेशन है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब ये समझ लो कि जैसे मान लीजिए आधा किलो आलू है, तो एक तराजू है, इधर आधा किलो आलू है और मान लो इधर भी आधा किलो आलू है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में। अब हम इधर पे 2 किलो आलू बढ़ा दिए, इसका मतलब इधर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो इधर का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो इस रिएक्शन की वेलोसिटी किधर भागेगी, इधर वजन ज्यादा हो गया, तो इस रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए इस रिएक्शन की वेलोसिटी इधर भागेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो वही हम यहां पे लिखवाए हैं कि अगर H2 या I2 या दोनों का आप कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो इस रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप इधर की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो इस रिएक्शन की वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी और इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसी बात को हमने यहां लिखवाया है, इसी बात को। अच्छा आगे क्या है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट का इफेक्ट हर इक्वेशन के लिए एक ही होगा। कैटलिस्ट जो है किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट बदलने पर किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ ये हो जाता है कि इक्विलिब्रियम जल्दी प्राप्त हो जाता है। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम बट इक्विलिब्रियम सडनली अकर, लेकिन इक्विलिब्रियम जल्दी प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। आगे देखिए, अब जैसे एक इक्वेशन है, एक पॉइंट और है, इफेक्ट ऑफ द
प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। देखिए इनर्ट गैस, जैसे मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए यही इक्वेशन है। इस इक्वेशन में यदि हम बाहर से इनर्ट गैस डाल दें तो क्या होगा? तो यदि हम बाहर से इनर्ट गैस डाल देंगे तो वो इनर्ट गैस का कोई काम नहीं रहेगा, वो जाके रिएक्शन में भीड़ मचाएगा। जैसे हम इधर अगर इनर्ट गैस डाल दें तो ये इधर इनर्ट गैस जाके भीड़ मचाएगा और वहां पे प्रेशर बढ़ाएगा। तो बस सीधा मतलब जानिए कि हम जिधर हम इनर्ट गैस बढ़ाएंगे उधर का प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर हम इधर इनर्ट गैस बढ़ाएंगे तो इधर का प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर हम इधर इनर्ट गैस बढ़ाएंगे तो इधर का प्रेशर इंक्रीज होगा। तो कुल मिला जुला के जो इनर्ट गैस वाला कंडीशन है वो प्रेशर वाला ही कंडीशन है। जो प्रेशर का कंडीशन है वही इनर्ट गैस का कंडीशन होगा, और हमने प्रेशर का कंडीशन बता दिया है। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, इस रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर हमको सबका इफेक्ट बताना है। सबसे पहली बात करा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए हीट इधर है, वेलोसिटी इधर भागेगी और इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाएगा, काम खत्म। आगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखिए इधर 2 मोल है और इधर 4 मोल है, 3 1 4, मतलब प्रेशर इधर ज़्यादा है, मतलब वेलोसिटी इधर भागेगी। हमने क्या लिखवाया है? हमने ये लिखवाया है कि जिधर नंबर ऑफ मोल कम रहेगा उधर जो है कि आपका कि यहां पर देखिए, यहां पे प्रेशर के कंडीशन में क्या होगा? हमने बताया है कि जिधर नंबर ऑफ मोल कम रहेगा उधर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। तो देखिए इधर 2 है, इधर 4 मोल है टोटल। इधर नंबर ऑफ मोल कम है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन रहेगा। इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन रहेगा वो फॉरवर्ड रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन रहता है उधर ही इक्विलिब्रियम शिफ्ट होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन के लिए हमने क्या बताया है? कंसंट्रेशन के लिए इस इक्वेशन में अगर N2 अब ये आपको इक्वेशन में नहीं दिया है कि कंसंट्रेशन किधर बढ़ा हुआ है, तो ये बताना है कि अगर हम N2 या 3s2 या दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इसके अपोजिट यदि हम इधर का NH3 की तरफ का यदि हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो जो वेलोसिटी है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कैटलिस्ट, वही चीज़ लिखना है। देयर आर नो चेंज इन इक्विलिब्रियम बट इक्विलिब्रियम सडनली अकर, इक्विलिब्रियम जल्दी प्राप्त होता है। इनर्ट गैस वही कंडीशन है प्रेशर वाला। प्रेशर में ये इक्वेशन में प्रेशर के कंडीशन में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, तो इनर्ट की गैस के में भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, देखिए आगे है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ही हमने पीछे डिस्कस किया था, लेकिन मैं बता दूं का पर्टिकुलर वो कहना क्या चाह रहे थे। उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ देयर इज चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन ईटीसी, यदि हम किसी रिएक्शन के टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं on the equilibrium state of the reversible reaction then the reaction displays their equilibrium those direction where, मतलब यदि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और हम उसके प्रेशर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर में चेंज कर देते हैं तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उसके इक्विलिब्रियम पे? तो उसका इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर की टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन ईटीसी का इफेक्ट कम हो जाए। स्वाभाविक सी बात है, यदि किसी चीज में कोई बदलाव करेगा तो वो चीज उसका विरोध करेगा, मतलब वो चीज उधर जाना चाहेगा जहां उसका
इफेक्ट कम हो जाए। वही चीज ली चैटलियर बताए थे, वही हम लिखवाएंगे। ठीक है, देखिए कुछ फिजिकल रूप में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को समझा जा सकता है। जैसे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन आइस एंड वाटर। देखिए आइस और वाटर एक इसमें, तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन में यदि वो केमिकल रिएक्शन मोल के फॉर्म में लिखा है, तब तो आप मोल देख के बता देंगे कि किधर का मोल ज़्यादा है, किधर का मोल कम है। जिधर मोल कम होता था उधर ही वेलोसिटी जाती थी। लेकिन अगर जिधर मोल नहीं दिया है, कोई स्टेट फॉर्म में दिया है, जैसे यहाँ पे आइस और वाटर दिया है, तो सबसे पहले हम बता दें कि इस कंडीशन में वेलोसिटी उधर जाता है जिधर वॉल्यूम कम रहता है। हम आपको बता दें कि आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और वाटर का वॉल्यूम कम रहता है। तो इस रिएक्शन में आइस और वाटर है, मतलब जिधर वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, आइस का, मतलब इधर प्रेशर लो है। वाटर का वॉल्यूम लो होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, मतलब वेलोसिटी वाटर की तरफ भागेगा, इक्विलिब्रियम वाटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगला है गैस और सॉल्यूशन। ठीक है, आगे देखिए इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ गैस एंड सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे सॉल्यूशन का मतलब एक लिक्विड फॉर्म लिया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लिक्विड फॉर्म सॉल्यूशन की बात करें और गैस की बात करें, तो वॉल्यूम जो है गैस का ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम रहेगा। इसका मतलब कि जो वेलोसिटी है वो सॉल्यूशन की तरफ जाएगी और इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू आगे है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिड और सॉल्यूशन। मतलब ये सॉलिड है और सॉल्यूशन का मतलब बार बार मैं यहाँ करें कि लिक्विड है, और यहाँ पे क्यू लिखा है। अब देखिए इस क्यू को एब्जॉर्ब किधर किया जाएगा, इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्प्लेस हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। पूरी बात जो मैं बता रहा हूँ वही लिखा हुआ है, मेरे ही लैंग्वेज में मैंने ही लिखवाया है। ठीक है, आगे देखिए इफेक्ट ऑफ वेपराइजेशन ऑन द वाटर। देखिए वाटर है, वेपर है। ठीक है, और इधर क्यू है, देखिए यहाँ क्यू दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि वेलोसिटी वेपर की तरफ जाएगा और जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, आगे है कि कुछ एग्जाम्पल दिया गया है ली चैटलियर्स पे, हमको बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड NO, तो ये हो गया N2 प्लस O2, यहाँ पे Q है और यहाँ पे 2NO गैस है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। वही चीज़ है, कंसंट्रेशन यदि हम इधर बढ़ाते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी इधर रहेगी। बात खत्म। इफेक्ट ऑफ द प्रेशर, मोल देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो पर्टिकुलर इस रिएक्शन के लिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल इक्वल है। बात खत्म। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, देखिए यहाँ पे क्यू है, एब्जॉर्ब किधर होगा, इधर की साइड। इसका मतलब वेलोसिटी 2NO की तरफ जाएगा। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, 2NO की तरफ। बात खत्म। देखिए कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर तीनों का पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, अब कुछ होमवर्क में हमने लिखा है कि इसको इस पर थोड़ा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का हम कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर देखेंगे। आप लोग भी करिएगा, जैसे टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, इनर्ट गैस सबका। पहला है ब्रेकिंग ऑफ PCl5। PCl5 का टूटना। देखिए PCl5 इधर हीट दिया गया है, ये PaCl3 हो गया और ये Cl2 हो गया। और आगे है हेबर मेथड से NH3 कैसे बनता है। तो N2 है और 3H2 है, ये दोनों गैस फॉर्म है और दोनों मिलके 2NH3 बना रहे हैं।
तो इस कंडीशन में भी आप बता सकते हैं कि ली चैटलियस प्रिंसिपल में क्या क्या किसी से इफेक्ट बनता है, ये लिखना है। और ये केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे ख़त्म हो गया, आगे आयनिक इक्विलिब्रियम है।